जम्मू कश्मीर एसआईए ने 1990 में कश्मीरी पंडित नर्स सरला भट्ट के अपहरण और हत्या मामले में 35 साल बाद 737 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इसमें यासीन मलिक समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जांच के अनुसार सरला भट्ट का अपहरण करके उन्हें प्रताड़ित किया गया और फिर हत्या कर दी गई। एसआईए ने नए गवाहों, फॉरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई है। लेकिन कौन है सरला भट्ट और क्या है उनकी पूरी कहानी? साल 1990। कश्मीर की वादियां खूबसूरत जरूर थीं, लेकिन उन वादियों में डर, गोलियों की आवाज और आतंक का साया हर दिन गहराता जा रहा था। रात होते ही मस्जिदों के लाउड स्पीकरों से नारे गूंजते थे, दीवारों पर धमकियां लिखी जाती थीं और हजारों कश्मीरी पंडित परिवार अपने ही घरों में खुद को असुरक्षित महसूस करने लगे थे। उसी दौर में 27 साल की लड़की थी जिसका नाम था सरला भट्ट। सरला कोई नेता नहीं थी, कोई बड़ी राजनीतिक हस्ती भी नहीं थी। वो श्रीनगर के प्रतिष्ठित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SKIMS में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। उनका काम था मरीजों की सेवा करना, जिंदगी बचाना। लेकिन शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें यह अंदाजा तक नहीं था कि एक दिन उनकी अपनी जिंदगी ही आतंकवाद की भेंट चढ़ जाएगी। सरला भट्ट अनंतनाग जिले के एक कश्मीरी पंडित परिवार से थी। परिवार चाहता था कि हालात बिगड़ रहे हैं, इसलिए घाटी छोड़ दी जाए। आसपास के कई पंडित परिवार भी अपना अपना घर छोड़कर जम्मू और देश के दूसरे हिस्सों में शिफ्ट होने लगे, उस तरफ पलायन कर रहे थे। लेकिन सरला ने फैसला किया कि वो अपनी ड्यूटी नहीं छोड़ेंगी। बताया जाता है कि उन्हें कई बार धमकियां मिली, उनसे कहा गया कि नौकरी छोड़ दो, घाटी छोड़ दो, लेकिन उन्होंने अस्पताल जाना बंद नहीं किया। उनका मानना था कि एक नर्स का धर्म मरीजों की सेवा करना है, राजनीति करना नहीं। लेकिन 1990 का कश्मीर सामान्य समय नहीं था। वहां आतंकवाद केवल सुरक्षा बलों या सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि उन आम नागरिकों के खिलाफ भी था जिन्हें उग्रवादी अपनी विचारधारा के रास्ते में बाधा मानते थे। 18 अप्रैल 1990 यही वो तारीख है जिसने सरला भट्ट की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन उन्हें श्रीनगर स्थित SKIMS अस्पताल के हॉस्टल से अगवा कर लिया गया। कुछ घंटों बाद उनकी लाश बरामद हुई। उन्हें गोली मार दी गई थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये उस दौर का प्रतीक बन गई जब कश्मीर में भय, असुरक्षा और लक्षित हिंसा अपने चरम पर थी। सरला भट्ट की मौत ने हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों के मन में यह संदेश और गहरा कर दिया कि अब घाटी में रहना सुरक्षित नहीं रहा। 3 दशक से ज्यादा समय तक ये मामला लगभग ठंडे बस्ते में पड़ा रहा। लेकिन अब करीब 36 साल बाद ये केस एक बार फिर सुर्खियों में है। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि SIA ने इस पूरे हत्याकांड की फाइल दोबारा खोली है। नए सबूत जुटाए गए हैं, कई जगह छापेमारी हुई और अब चार्जशीट अदालत तक पहुंच चुकी है। सवाल यही है, क्या सरला भट्ट को आखिरकार न्याय मिलने वाला है और क्या 1990 की उस अधूरी कहानी का सच अब सामने आएगा? 18 अप्रैल 1990 अपहरण, हत्या और कश्मीर में फैलता आतंक। जी हाँ, 18 अप्रैल 1990 ये तारीख सिर्फ सरला भट्ट के परिवार के लिए नहीं, बल्कि कश्मीरी पंडित समुदाय की स्मृतियों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। उस सुबह सरला हमेशा की तरह अपनी ड्यूटी पर जाने की तैयारी में थी। वे श्रीनगर के SKIMS अस्पताल परिसर स्थित हॉस्टल में रहती थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दिन कुछ हथियारबंद लोग अस्पताल परिसर में पहुंचे। आरोप है कि वे सीधे हॉस्टल पहुंच गए और सरला भट्ट को जबरन अपने साथ ले गए। उस समय घाटी में आतंकवाद अपने चरम पर था। कई जगह सुरक्षा व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित थी और आम नागरिक खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। परिवार और अस्पताल प्रशासन ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कई घंटे बीत गए। फिर खबर आई कि श्रीनगर के मल्ला बाग स्थित उमर कॉलोनी इलाके में एक महिला का शव मिला है। जब पहचान हुई तो वो सरला भट्ट थी। उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे। पुलिस ने निगीन थाने में हत्या और अपहरण का मामला दर्ज किया, लेकिन उस दौर की परिस्थितियों में जांच आगे नहीं बढ़ सकी।
सरला भट्ट की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं मानी गई। इसे उस दौर में कश्मीरी पंडित समुदाय के खिलाफ बढ़ रही लक्षित हिंसा की एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में देखा गया। 1989 और 1990 के बीच घाटी में कई हत्याएं हुई। सरकारी अधिकारियों, शिक्षकों, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। लगातार मिल रही धमकियों, हत्याओं और असुरक्षा के माहौल ने हजारों कश्मीरी पंडित परिवारों को रातों रात अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यही वो समय था जब कश्मीर से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हुआ। लोग सिर्फ कपड़ों का एक बैग लेकर जम्मू, दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों की ओर निकल पड़े। पीछे छूट गए उनके घर, खेत, दुकानें और पीढ़ियों की यादें। सरला भट्ट का नाम धीरे धीरे उस पूरी त्रासदी का प्रतीक बन गया। उनके परिवार का आरोप था कि उन्हें केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने घाटी छोड़ने से इनकार किया और अपनी सरकारी नौकरी जारी रखी। हालांकि इस मामले में आरोपों की कानूनी पुष्टि और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय करने की प्रक्रिया वर्षों तक अधूरी रही। समय गुजरता गया, सरकारें बदली, जांच एजेंसियां बदली, लेकिन सरला भट्ट हत्याकांड की फाइल धूल फांकती रही। पीड़ित परिवार न्याय की उम्मीद लगाए बैठा रहा, जबकि गवाह बिखरते गए और कई सबूत समय के साथ कमजोर पड़ते गए। लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा समय बाद अचानक इस केस ने फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू की। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने पुराने दस्तावेज, गवाहों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों को दोबारा समीक्षा उनकी शुरू की गई। कई स्थानों पर छापेमारी हुई, संदिग्धों की भूमिका की जांच हुई और पहली बार लगा कि 1990 की उस अधूरी कहानी को कानून की अदालत तक पहुंचाने की गंभीर कोशिश की जा रही है। तो अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि सरला भट्ट की हत्या किसने की, बल्कि ये भी था कि 36 साल बाद क्या न्याय की घड़ी आखिरकार आने वाली है। 36 साल बाद खुली फाइल, SIA की जांच, JKLF कनेक्शन और यासीन मलिक तक पहुंचती कहानी। करीब 3 दशक तक सरला भट्ट हत्याकांड एक ऐसी फाइल बनकर रह गया जिस पर वक्त की धूल जमती गई। परिवार इंसाफ की उम्मीद करता रहा, लेकिन हर गुजरते साल के साथ उम्मीद भी कमजोर पड़ती गई। कई लोगों को लगने लगा था कि शायद ये मामला कभी नहीं खुलेगा। लेकिन 2025 में अचानक इस केस ने फिर से सुर्खियां बटोरनी शुरू कर दी। जम्मू कश्मीर की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी SIA ने 1990 के कई पुराने आतंकी मामलों को दोबारा जांच करना शुरू कर दिया। इन्हीं मामलों में सरला भट्ट हत्याकांड भी। एजेंसी का कहना था कि आधुनिक जांच तकनीक, पुराने रिकॉर्ड और नए इनपुट के आधार पर ऐसे मामलों को फिर से देखा जाएगा जिसमें अब तक पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाया है। SIA ने श्रीनगर और मध्य कश्मीर के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की। इन छापों का फोकस उन लोगों पर था जिनके बारे में जांच एजेंसियों का दावा था कि उनका संबंध उस दौर में सक्रिय रहे जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि JKLF से रहा था। कई पुराने दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और गवाहों के बयान दोबारा जुटाए गए। जांच के दौरान एजेंसियों ने दावा किया कि सरला भट्ट की हत्या कोई अलग थलग घटना नहीं थी, बल्कि उस दौर में कश्मीरी पंडितों और सरकारी कर्मचारियों को डराने और घाटी से पलायन करने के लिए मजबूर करने की व्यापक रणनीति का हिस्सा थी। वही पुराना पैटर्न था। हालांकि इस दावे की अंतिम पुष्टि अदालत की सुनवाई के बाद ही होगी। जांच आगे बढ़ी तो कई पुराने नाम फिर चर्चा में आने लगे। इनमें सबसे बड़ा नाम था यासीन मलिक। यासीन मलिक कभी JKLF का चेहरा रहे और बाद में वर्षों में अलगाववादी राजनीति का प्रमुख नाम भी बन गए। फिलहाल वो आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े एक दूसरे मामले में सजा काट रहे हैं। ये स्पष्ट करना भी जरूरी है कि सरला भट्ट हत्याकांड में यासीन मलिक को इस मामले में अभी तक किसी अदालत ने दोषी घोषित नहीं किया है, लेकिन SIA की जांच में उस समय सक्रिय रहे JKLF नेटवर्क और उसके विभिन्न सदस्यों की भूमिका, उसकी पड़ताल की जा रही है। एजेंसी ये समझने की कोशिश कर रही है कि उस समय आदेश किस स्तर से आए, अपहरण में कौन कौन लोग शामिल थे और हत्या को किस तरह अंजाम दिया गया। यानी हत्या तो हो गई, सबको मालूम है, फाइल बंद थी, फाइल खुल गई, लेकिन हत्या का तरीका क्या था, क्यों किया गया, सरला भट्ट ही पर्टिकुलरली क्यों निशाना बनाई गई, भट्ट को लोग कैसे जानते थे, उनसे उनका कनेक्शन कैसे बना, उन पर सरला भट्ट पर नजर कैसे पड़ी और अंततः इस हत्या को अंजाम कैसे दिया गया। 2026 में जांच ने एक और बड़ा मोड़ लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार SIA ने इस मामले में
4 आरोपियों की पहचान करने का दावा किया और उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एजेंसी का कहना है कि उसने गवाहों के बयान, पुराने रिकॉर्ड्स, खुफिया इनपुट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों को जोड़कर पूरा केस तैयार किया है। हालांकि इस मामले में बड़ी चुनौती भी है। घटना को 36 साल से अधिक का समय बीत चुका है। कई गवाह अब इस दुनिया में हैं ही नहीं। कई दस्तावेज समय के साथ कमजोर हो चुके हैं और घटना स्थल से जुड़े भौतिक साक्ष्य भी लगभग समाप्त हो चुके हैं। ऐसे में अदालत में आरोप साबित करना जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं होने वाला है। इसके बावजूद एसआईए का कहना है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों में समय बीत जाने का मतलब न्याय खत्म हो जाना नहीं होता। यदि पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हो तो कानून आज भी कार्रवाई कर सकता है। सरला भट्ट का परिवार भी वर्षों बाद जांच में आई इस तेजी को उम्मीद की नजर से देख रहा है। उनका कहना है कि इंसाफ देर से मिले लेकिन मिले जरूर। उनके लिए ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बल्कि उस पूरे दौर की सच्चाई को सामने लाने की लड़ाई है। इसी वजह से सरला भट्ट का नाम आज भी सिर्फ एक पीड़िता के रूप में नहीं लिया जाता। वो 1990 में कश्मीर से हुए कश्मीरी पंडित पलायन, लक्षित हत्याओं और अधूरे न्याय की एक प्रतीक बन चुकी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अदालत में पेश होने वाली चार्जशीट 3 दशक पुराने इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी? और क्या सरला भट्ट के परिवार को आखिरकार वो न्याय मिलेगा जिसका इंतजार उन्हें 36 वर्षों से है? क्योंकि कहानी तो यहाँ खत्म नहीं होती है। सवाल ये भी है कि आखिर 36 साल बाद ये मामला फिर से कैसे खुल गया? क्या ये सिर्फ न्याय दिलाने की कोशिश है या इसके पीछे राजनीति भी है? यही इस केस का सबसे बड़ा विवाद बन रहा है। सरकार का कहना है कि आतंकवाद से जुड़े पुराने मामलों को अंजाम तक पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी है। गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर प्रशासन लगातार ये कहते रहते हैं कि चाहे मामला कितना भी पुराना क्यों ना हो, आतंकवाद के अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाएगा। इसी नीति के तहत पिछले कुछ वर्षों में कई पुराने आतंकी मामलों को दोबारा उनकी जांच शुरू की गई है और सरला भट्ट हत्याकांड भी उसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है। एसआईए का दावा है कि उसने वर्षों पुराने दस्तावेज, गवाहों के बयान, तकनीकी रिकॉर्ड्स और उपलब्ध सबूतों को फिर से खंगाला है। एजेंसी का कहना है कि जांच का उद्देश्य केवल दोषियों की पहचान करना और अदालत में कानूनी रूप से टिकने वाला मामला तैयार करना नहीं है। अब यही वजह है कि 2025 और 2026 में लगातार छापेमारी की गई और अब चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी हो रही है। लेकिन विपक्ष और कुछ मानवाधिकार संगठनों की राय इससे अलग है। उनका कहना है कि इतने पुराने मामलों में सबूत जुटाना बेहद कठिन है। कई गवाह तो दुनिया में है ही नहीं, रिकॉर्ड्स भी समय के साथ खत्म हो चुके हैं, घटनाओं को लेकर अलग अलग दावे मौजूद हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इतने पुराने लोग अब लोग ही नहीं है उस समय के, ना वो जगह है, जगह बदल चुका है, जो घर था वो टूट चुका है, नया घर बन चुका है, तो आरोप साबित कैसे होगा? इसलिए अदालत में आरोप साबित करना आसान नहीं होगा। कुछ आलोचकों का ये भी कहना है कि ऐसे मामलों का इस्तेमाल राजनीतिक नैरेटिव बनाने के लिए भी किया जाता है, जबकि सरकार इस आरोप को पूरी तरह खारिज करती रही है। कानूनी दृष्टि से देखें तो ये मुकदमा जो है बेहद जटिल है। अदालत केवल भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं देती, बल्कि उसे ठोस सबूत चाहिए, विश्वसनीय गवाह चाहिए और कानूनी प्रक्रिया की कसौटी पर खरा उतरने वाला रिकॉर्ड चाहिए होता है। इसलिए चार्जशीट दाखिल होना, दोष सिद्ध होना, दोनों अलग अलग चरण है। मतलब अगर चार्जशीट दाखिल हो रही है तो आप ये नहीं समझ सकते हैं कि अब तो दोषियों को सजा हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों अलग चीजें हैं। हो सकता हो कि चार्जशीट में जिनको दोषी बनाया जा रहा हो वो दोषी हो ही ना। ये तो पुलिस ने अपनी जो एजेंसीज हैं और पुलिस हैं उन्होंने मिलजुल कर अपनी कार्रवाई कर ली है। आगे तो अदालत का फैसला होगा। लेकिन एक बात तय है, सरला भट्ट का नाम आज सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं रह गया। ये 1990 के उस दौर की याद दिलाता है जब कश्मीर में हिंसा, आतंक और पलायन ने हजारों परिवारों की जिंदगियां बदल दी थी। उनके परिवार के लिए ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि न्याय की 36 साल लंबी प्रतीक्षा है। सबकी नजरें जो हैं वो अदालत की अगली कार्रवाई पर होंगी। क्या दशकों पुराना ये मामला आखिरकार अपने मुकाम तक पहुंचेगा? क्या जिन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत पेश किए जा सकेंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतने वर्षों बाद भी न्याय संभव है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। लेकिन इतना तय है कि सरला भट्ट हत्याकांड
केवल इतिहास का एक पन्ना नहीं है, बल्कि भारत के आतंकवाद, न्याय व्यवस्था और कश्मीरी पंडितों के पलायन से जुड़े संवेदनशील अध्यायों में हमेशा दर्ज रहेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.